हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जेपी क्रिएटर्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो हमारा संविधान है। ठीक है, उसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो हम सभी को पता है कि हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 15 अगस्त के दिन। 20वीं सदी में ऐसे बहुत सारे देश थे दुनिया के अंदर जो अंग्रेज़ों के अंडर में थे। तो 20वीं सदी में बहुत सारे देश वन बाय वन इंडिपेंडेंट होते गए। तो उसमें से हमारा भारत भी था। हमारा भारत 1947 को आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों के हाथ से। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर एक ऐसे डॉक्यूमेंट की वहाँ पर ज़रूरत थी जिस डॉक्यूमेंट के बेस पर हमारा देश वहाँ पर काम कर सके। तो हमारा देश इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी उसकी जियोग्राफी, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग, अलग अलग कल्चर, अलग अलग प्रॉब्लम्स, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर हमको हमारा डॉक्यूमेंट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग काम था दोस्तों। तो इस बड़े चैलेंजिंग काम को बनाने की जिम्मेदारी हमने दी थी डॉक्टर बाबा साहेब, डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर साहब को। ही इज़ द वेरी कूलेस्ट लॉयर, ब्रिलियंट राइटर, अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, मोस्ट लॉजिकल, फोर्सफुल एंड परस्यूसिव आर्ग्यूमेंट रेजर ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने दुनिया के बहुत सारे देशों का कॉन्स्टिट्यूशन पहले स्टडी किया था और उन सब कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने के बाद उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि हमारा आज का संविधान डिज़ाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रियम्बल की, मतलब कि प्रस्तावना। देखिए दोस्तों, कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसकी प्रस्तावना, जो उसका फ्रंट पेज होगा, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन। तो प्रियम्बल के बेसिस पर ही पूरा डॉक्यूमेंट वहाँ पर तैयार करना, मतलब तैयार किया जाएगा। तो प्रस्तावना, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है बहुत ही उसका इंपॉर्टेंट रोल है। दैट इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, लॉ मेकिंग प्रोसेस एंड द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। हम सभी को पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारा इंडिया ही है, हमारा भारत ही है। आप सबको पता होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा मतलब कि इंडिया, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 1950 में। ठीक है, तो जब 1950 में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और जब उसको देश में इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तब से लेकर आज तक उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, मतलब कि चेंजेस हुए, कुछ ना कुछ कानून वहाँ पर चेंज किए जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते गए। वो टाइम को ध्यान में रखकर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो चीज़, मतलब कि उसकी स्पेस वहाँ पर दी गई थी कि आप टाइम के हिसाब से उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज कर सकते हो। तो मैनी अमेंडमेंट्स हैव चेंज्ड वेरियस कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा एक अमेंडमेंट आया था जिसको बोला जाता है 42, मतलब कि 42वां जो अमेंडमेंट था वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो 1976 पोस्ट इमरजेंसी के टाइम। उस टाइम पर इंदिरा गांधी हमारे वड़ा प्रधान थे। ये एक ऐसा अमेंडमेंट था दोस्तों, एक ऐसा बदलाव था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में भी। मतलब कि इस बदलाव के कारण कॉन्स्टिट्यूशन का ऑलमोस्ट ऐसा कोई सेक्शन ही नहीं रहा जिसके अंदर कुछ चेंज ना किया गया हो। ठीक है, और इस बदलाव के तहत इतने सारे चेंजेस वहाँ पर हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर, जिसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में भी हम यहाँ पर हम बोल सकते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ऐसा अमेंडमेंट एक्ट था, वो था आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखना पड़ेगा, 42वां नंबर का अमेंडमेंट। ठीक है, वो कब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो जब इंदिरा गांधी की सरकार थी 1975 में, जब उन्होंने इमरजेंसी चालू कर दी देश के अंदर। ऐसे ही 1975 से लेकर 1977 तक, तो 1976 के टाइम पर ये अमेंडमेंट एक्ट वहाँ पर पास किया गया था। ठीक है, 42वां जो अमेंडमेंट हुआ दोस्तों, उसके जो बीज है वो बीज ऑलरेडी उसके 3 साल पहले, मतलब कि 1973 केशवानंद भारती का एक बहुत ही बड़ा केस था, उस केस के अंदर इस अमेंडमेंट के बीज वहाँ पर रोप दिए गए थे, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत आपको जानकारी पहले देनी पड़ेगी कि ये केशवानंद भारती केस है था क्या। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ द केरला 1973 एक बहुत ही बड़ा, अब तक का हिंदुस्तान के संविधान का सबसे बड़ा केस इसको बोल सकते हैं आप, जिस केस के तहत संविधान की पूरी डिज़ाइन ही यहाँ पर चेंज कर दी। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, और ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सेक्शन ऐसा बाकी नहीं बचा जिसके अंदर कुछ बदलाव ना किया गया हो। तो ये वो केस था, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ द केरला। इस केस में था क्या दोस्तों, थोड़ी मैं ऊपर से आपको माहिती दे दूँ। तो केशवानंद भारती एक मठ के सांप्रदायिक मठ था केरल के अंदर। ठीक है, हिंदू धर्म हम उसको मठ बोलते हैं। तो एक मठ के हेड थे केशवानंद भारती। तो स्टेट ऑफ द केरला, मतलब कि केरल सरकार ने अपने विधानसभा के अंदर उस टाइम पर एक बिल पास किया था, और उस बिल के तहत उसमें ये चीज़ आई थी कि अब से कोई भी रिलीजियस आपने ट्रस्ट खोला हो
तो उस रिलीजियस ट्रस्ट की मैनेजिंग बॉडी मतलब कि मैनेजमेंट उसका अभी से सरकार के अंडर में होगा, ठीक है। तो केशवानंद भारती ने आर्टिकल 25 के अंतर्गत हाई कोर्ट के अंदर प्लस उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी PIL फाइल की थी, क्योंकि आर्टिकल 25 में क्या था दोस्तों, उसमें दिया गया है पर्सनल राइट, ठीक है। मतलब कि हमारी पर्सनल लिबर्टी के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको अधिकार दिया है कि पर्सनल लिबर्टी के ऊपर ये सब नहीं होना चाहिए, तो इसके अंदर ये चीज़ वहाँ पर उसको अपोज कर रही थी। तो केशवानंद भारती ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL फाइल की थी। अब तक का हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा केस इसको बोला जा सकता है पर्सनल लिबर्टी के ऊपर, क्योंकि आर्टिकल 25 यहाँ पर क्रॉस हो रहा था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो केरल सरकार वर्सेस स्टेट्स गवर्नमेंट ऐसा वहाँ पर हो गया था। तो इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 13 जजों की, मतलब कि ऐसा बोला जाता है कि अब तक की सबसे बड़े जजों की वहाँ पर पैनल बिठाई गई। तकरीबन 68 दिनों तक वो केस चला और उसके बाद उसमें जो डिसीज़न हुआ उसमें 7 जजेस उसके फेवर में थे, 6 जजेस उस डिसीज़न के अपोज में थे। और इस केस का फाइनली डिसीज़न क्या आया दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट उन्होंने ये डिसीजन दिया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल पार्लियामेंट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा शब्द है यहाँ पर दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब इसको बोलते हैं यहाँ पर बुनियादी ढांचा, मतलब कि पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियादी ढांचा चेंज कर सके। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे कि निष्पक्ष इलेक्शन, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए वगैरह वगैरह, बहुत सारे केसेस मतलब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सारी चीज़ें हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं ले लूँ कि निष्पक्ष चुनाव देश के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया उसका बेसिक रूल्स रेगुलेशन। अभी अगर सरकार चाहे तो उसके अंदर चुनाव की जो पद्धति है, जो मेथड है, उसको वहाँ पर वो चेंज कर सकती है। जैसे कि बैलेट पेपर से मतदान होना चाहिए या EVM मशीन से मतदान होना चाहिए, वो सारी चीज़ें अलग है दोस्तों। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक लाइन थी कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, तो वो हो गया उसका बुनियादी ढांचा। तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी कीमत पर चेंज नहीं कर सकती। ये जो डिसीज़न था वो बहुत ही बड़ा डिसीज़न था। तो इस डिसीज़न के तहत ये लाइन वहाँ पर आ गई, ये स्टेटमेंट आ गया कि कभी भी कोई भी सरकार संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को मतलब कि बुनियादी ढांचे को कभी भी चेंज नहीं कर सकता। वो खाली उसके अंदर कुछ सजेशन दे सकता है, कुछ रिसर्च कर सकता है, कुछ छोटी सी बातें वहाँ पर चेंज कर सकता है, लेकिन वो रूल रेगुलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है दोस्तों। अभी हम बात करेंगे कुछ फीचर्स के बारे में, हमारे संविधान के कुछ फीचर्स के बारे में। तो हमारा जो संविधान है वो दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन एक टाइप का बोल सकते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक टाइप का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन संविधान है जो लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान एक टाइप का लिखा हुआ दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट है। हमारे संविधान की पहले बात की जाए तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो हमारे संविधान के अंदर एक होगी प्रिएम्बल मतलब कि प्रस्तावना, 25 पार्ट्स, 25 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है, 440 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल को उसमें डिवाइड किया गया है, ठीक है। बहुत सारे सेंटर, स्टेट, बहुत ही बड़ा जियोग्राफिकल एरिया, डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री और हिस्ट्री को ध्यान में रखकर इतना बड़ा बुनियादी ढांचा हमको तैयार करना पड़ा, जिसको बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि अभी जो हमारा संविधान बना वो कैसे बना, तो वो डायरेक्टली किसी एक आदमी ने अपने हिसाब से नहीं बना लिया। हमारे जो बंधारण की जो सभा ऑर्गेनाइज हुई थी उसमें बहुत सारे मेंबर थे, तकरीबन 289 मेंबर्स थे। उन्होंने बहुत दुनिया के बहुत सारे देशों का संविधान स्टडी किया और उन संविधानों के कुछ कुछ पोर्शन हमने हमारे संविधान के अंदर एडॉप्ट किए थे, ठीक है। ऐसे कुछ संविधान के एक्ट के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, जैसे कि हमने क्या क्या चीज़ कौन से देश से हमने बोरो की, ऐसा हम बोल सकते हो उसको। तो पहला एक था गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935। आप सबको पता है दोस्तों कि जब हमारा मुल्क गुलाम था, अंग्रेज़ों के अंडर में काम कर रहा था, तो उस टाइम पर भी अलग अलग संविधान के एक्ट वहाँ पर लॉन्च होते थे। ऐसा एक रूल था वहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935। तो वहाँ से हमने क्या क्या लिया दोस्तों, तो फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, फेडरल स्कीम, ठीक है, वो कैसे काम करनी है तो वो हमने वहाँ से बोरो की थी। ऑफिस ऑफ द गवर्नर, गवर्नर आपको पता ही है कि स्टेट के अंदर जो सबसे फर्स्ट पर्सन होगा उसको बोलेंगे हम गवर्नर। तो गवर्नर की क्या क्या अथॉरिटी है, उनको क्या काम करने हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन, उनको किसके अंडर में काम करने हैं, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ से बोरो की थी। जुडिशरी मतलब कि न्यायपालिका, कोर्ट को कैसे काम करना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैसे होगी, हाई कोर्ट कैसे होगी, सुप्रीम कोर्ट कैसे होगी, इनके जजेस, वो सब चीज़ें हमने वहाँ से बोरो की थी। पब्लिक सर्विस कमीशन,
मतलब कि जाहिर सेवा आयोग, गवर्नमेंट एग्ज़ाम मतलब कि गवर्नमेंट सर्वेंट, वो सारी एग्ज़ाम, उसकी मेन अथॉरिटी बॉडी वो कैसे काम करेगी, किसके अंडर में काम करेगी, कौन से रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें भी हमने यहाँ से बोरो की थी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स मतलब कि काम कैसे करना है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, मामलतदार हो, ठीक है, इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। मतलब कि जो जो गवर्नमेंट के जो जो सर्वेंट को जो जो काम दिया गया हो वो काम वो कैसे करना है, किसके अंडर में काम करना है, कौन से रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट बॉडी को फॉलो करने हैं, इन सारी चीज़ों को हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो वो सारी चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935 में से बोरो की थी दोस्तों। उसके बाद जाने कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि ब्रिटिश जो अंग्रेजों का कॉन्स्टिट्यूशन था, हमने थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ से भी लिए दोस्तों, ठीक है, जानना चाहेंगे तो वो सारी चीज़ें कौन से थी। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट मतलब कि अभी जो हमारी पार्लियामेंट है वो कैसे काम करेगी, वो चीज़ें हमने ब्रिटिश मतलब कि अंग्रेजों के संविधान से बोरो की हुई है। लॉ मेकिंग प्रोसेस, अगर देश के अंदर कोई कानून बनाना है, कोई कानून को चेंज करना है तो उसकी प्रोसीजर कैसे होगी, वो हमने वहाँ से लिया था। रूल ऑफ द लॉ, कानून को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, आपको पता ही होगा कि सिंगल सिटीजन मतलब कि एक देश एक नागरिकत्व, अगर आप किसी भी देश के अंदर रह रहे हो तो आपका वही देश का सिटीजनशिप होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक बंदा हो उसके पास बहुत सारे देशों का सिटीजनशिप हो, कनाडा का भी हो, ऑस्ट्रेलिया का भी हो, अमेरिका का भी हो। एक सिटीजन के पास मतलब कि एक बंदे के पास एक ही देश का सिटीजनशिप होना चाहिए, उसको बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। तो ये चीज़ भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हुई है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि अमेरिका, वहाँ से हमने क्या चीज़ ली है, तो प्रियम्बल मतलब कि हमारी प्रस्तावना वो हमने वहाँ से ली है। फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं, तो वो सारे राइट्स हमने वहाँ से बोरो की हुई है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का मतलब होगा राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति से कोई भूल हो जाए, उनसे कोई गुनाह हो जाए और अगर उनको अपनी पोस्ट से दरखास्त करना है तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर होगी, तो वो प्रोसीजर कैसे कर दिए जाए, ये प्रोसीजर हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में से बोरो की है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड दी हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो अथॉरिटी मिलनी चाहिए उनका सिलेक्शन कैसे होगा, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हुई है। इरिस कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से हमने क्या लिया था, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, राज्यों को कैसे काम करना है वो सारी चीज़ें हमने वहाँ से ली हुई है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कनाडा से हमने क्या बोरो किया था, तो क्वासी फेडरलिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। सेंटर और स्टेट के पावर हमने डिवाइड कर दिया। आपको पता ही होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ऐसी दो अलग अलग सरकार हमारे देश के अंदर है। हर एक राज्य सरकार के पास भी कुछ पावर्स होती है, मैक्सिमम पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। तो ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ये हमने चीज़ ली है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में से। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से हमने क्या लिया था, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, और सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये सारी चीज़ें हमने सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की हुई है। जापानीज़ कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से हमने क्या लिया था, तो ड्यू प्रोसीजर ऑफ द लॉ, ये चीज़ हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया था, तो फ्रीडम ऑफ द ट्रेड विद इन द स्टेट, अगर राज्य को कोई व्यापार करना हो, ठीक है, तो वो चीज़ कैसे करेगा, उसके अंडर में कौन सी अथॉरिटी होगी, वो चीज़ हमने वहाँ से ली थी। कॉन्करेंट लिस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी, विदेश व्यापार जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बात की जाए कि हमारे भारत देश ने अभी अभी राफेल प्लेन को परचेज़ किया था फ्रांस से, तो इसको एक टाइप की फॉरेन पॉलिसी बोल सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हमारे कोई मिनिस्टर डायरेक्टली फॉरेन चला गया, वहाँ पर पैसे दे दिए कि हमको भैया इतने प्लेन चाहिए, इतने प्लेन हमको प्रोवाइड कर दो, और उन्होंने डायरेक्ट एक साथ पेमेंट दे दिया, एक ऐसे प्लेन फॉरवर्ड कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसको बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। तो ये फॉरेन पॉलिसी के जो रूल्स और रेगुलेशन है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो की हुई है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, तो आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड द फ्रेटर्निटी, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, ये सारी चीज़ें हमने फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है। वीमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी, जर्मनी से हमने लिया था इमरजेंसी प्रोविजंस। वहाँ से ही क्यों लिया, तो आपको पता ही होगा कि जर्मनी में था हिटलर, ठीक है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस टाइम पर वैसी सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हो गई थी और जर्मनी ने वहाँ पर वो सिचुएशन को फुलफिल किया था। तो इमरजेंसी के क्या क्या प्रोविजंस होंगे, अगर देश में इमरजेंसी आ जाए तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो सारी चीज़ें और वो सारे रूल्स रेगुलेशन हमने जर्मनी से बोरो किए हुए थे। उसके बाद आएगा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया था, तो प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर संविधान के अंदर कुछ कानून के अंदर कुछ चेंज करना है, कुछ बदलाव करना है, तो वो कैसे करना है, ये चीज़ हमने ली थी दोस्तों साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में से, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी वो चीज़ें थी जो हमने दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान से स्टडी की और उनके कुछ कुछ पोर्शन को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान बनाने के लिए हमने अडॉप्ट कर लिया। ये उसकी डिटेल्स थी दोस्तों। अभी हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की कुछ लाक्षणिकताएं। इसकी एक बहुत ही बड़ी
कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों, जिसको बोलेंगे हम यहाँ पर रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि पहले एक एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लें कि अमेरिका का जो संविधान है वो बहुत ही रिजिड है दोस्तों। मतलब कि अगर आपको अमेरिका का कोई कानून, यूएसए के अंदर आपको कोई कानून चेंज करना है तो दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस टू चेंज दिस रूल या लॉ। अगर हमारे भारत का संविधान अगर उसकी बात की जाए तो वो इतना भी रिजिड नहीं है और इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है दोस्तों। इतना रिजिड का मतलब ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई कानून आप चेंज कभी भी नहीं कर सकते, और इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं है दोस्तों कि आप जी में आए वो कानून बना दे, वैसा भी नहीं है दोस्तों। इसमें क्या होगा इसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम। तो इसके लिए अभी हमें मैंने बोला कि केशवानंद भारती केस, आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 गिव्स पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विथ मेजोरिटी। ठीक है, पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कुछ बदलाव कर सके मेजोरिटी के हिसाब से। बट वहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई की थी, वो कंडीशन थी कि आइडिया एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी मेंटेन। जैसे मैंने अभी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि हमारा संविधान जो है उसका बुनियादी ढांचा कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 368 के अंडर में पार्लियामेंट को ये चीज़ ध्यान में रखकर ही उसके अंदर कुछ बदलाव कर सकते हैं पार्लियामेंट वाले। ठीक है, तो द आइडियोलॉजी ऑफ द प्रीएम्बल टू द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू द राइट टू द लीगल रेमेडीज आर देयर विच गिव्स पावर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि हमारे देश की लोकशाही मतलब कि डेमोक्रेसी को बैलेंस करने के लिए लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी ये कॉइन के दो साइड्स की तरह है दोस्तों। लेजिस्लेचर का मतलब होगा यहाँ पर पार्लियामेंट, विधानसभा, वो सब चीज़ें, और जुडिशरी का मतलब यहाँ पर होगा न्यायपालिका। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं बोलूँ कि सपोज़ हमारी गवर्नमेंट ने कोई कानून बना दिया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो सरकार से पूछ सके कि आपने ये कानून बनाया तो कैसे बनाया, इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होगी, ये नागरिक के मतलब कि पब्लिक के फेवर में होगी, उनके हित में होगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछ सकती है और गवर्नमेंट को भी उसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट उसका आंसर नहीं हो पा मतलब नहीं दे सकती तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है दोस्तों कि वो कानून के फेवर मतलब कि आपस में भी वो अपना डिसीजन दे सकती है और गवर्नमेंट को फिर से अपने उन्होंने जो कानून बनाया है उसके ऊपर उसको फिर से सोचना पड़ेगा और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। इसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, तो इसके तहत आपको पता चलेगा कि हमारे देश के अंदर कोई भी बॉडी, कोई भी मैनेजमेंट बॉडी हो या कोई भी अथॉरिटी हो, उसको संविधान यहाँ पर सर्वोपरि पावर नहीं दिया। मतलब कि हमारे देश में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं कि जो सर्वोपरि हो, जिसका डिसीजन फाइनल, ऐसा नहीं है दोस्तों। जैसे कि वड़ा प्रधान हो, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने बोल दिया कि ये हो गया तो ये हो गया, ऐसा भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वैसा भी नहीं होगा। ठीक है, हमारे देश के अंदर संविधान ही सबसे ऊपर है, सब सर्वोपरि है और सबको, सभी मैनेजिंग बॉडी को और सभी लेजिस्लेचर को, इवन जुडिशरी को भी संविधान के तहत ही काम करना पड़ेगा। तो हमारे देश के अंदर सर्वोपरि चीज़ है संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी ये दो चीज़ ऐसी है सिक्के की दो साइड्स की तरह जो हमारी डेमोक्रेसी को बैलेंस कर रही है दोस्तों। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की कुछ लाक्षणिकता की अगर बात की जाए तो फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, यहाँ पर क्वासी फेडरलिज्म। ठीक है, क्वासी फेडरलिज्म का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि सेमी फेडरलिज्म। सेमी फेडरलिज्म के अंदर यहाँ पर क्या होगा पहले दोस्तों, इसका मतलब अगर इसकी पहले बात की जाए तो फेडरलिज्म मतलब कि कैसे उसको काम करना है, तो वो सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिज़ाइन की हुई है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशल सुप्रीमेसी। ठीक है, पार्लियामेंट को कैसे काम करना है, जुडिशल सुप्रीमेसी, तो न्यायपालिका यहाँ पर सुप्रीम लेवल पर है। अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ चाहे तो गवर्नमेंट के अपोज में कुछ डिसीजन दे सकती है, वो चाहे तो सरकार को पूछ सकती है कि भैया आपने ये सब क्यों किया। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स दी हुई है। फंडामेंटल राइट्स मतलब कि हमारे देश के हर एक नागरिक को कुछ ना कुछ फंडामेंटल राइट्स, अब नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, हर एक राज्य को कैसे काम करना है, उसके हर एक रूल्स रेगुलेशन, उनके सिद्धांत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, हर एक नागरिक को क्या क्या उसकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसके बारे में बात की हुई है। इमरजेंसी प्रोविजंस, अगर देश में कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाए जैसे कि कुछ युद्ध हो जाए, ठीक है, तो उस टाइम पर अगर राष्ट्रपति चाहे, हमारे प्रेसिडेंट चाहे तो इमरजेंसी देश के अंदर लागू कर सकते हैं। तो उस इमरजेंसी एक्ट के अंदर क्या होगा, स्टेट के पास क्या पावर होगा, कोई आम बंदा हो उसके पास क्या क्या पावर होगा, ये सारी चीज़ों का भी वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक बेसिक लाक्षणिकता है। 3 टायर गवर्नमेंट मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो तीसरा स्टेज है उसके अंदर उसको बोलते हैं वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट के अंदर दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ होंगी, उसको मैं बोलूँगा कि म्यूनिसिपालिटी, एंड सेकंड इज़ द वहाँ पर आएगा पंचायती राज।
पंचायत के अंदर भी ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और जिला पंचायत, ऐसे अलग अलग 3 लेवल के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है दोस्तों। तो 3 टायर गवर्नमेंट भी हमारे देश का मतलब हमारे संविधान की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बेसिस पर ही पूरा हमारा देश काम कर रहा है दोस्तों। सो आगे की बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।